संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज सबसे पहले बताएंगे देश की दमदार बेटियों की कहानी, जिन्होंने विदेशों में भी भारत का बजाया डंका। और फिर तिरंगे पर मच रहे बवाल के बीच बताएंगे कि क्या वाकई आरएसएस को तिरंगे से नहीं है नाता। फिर करेंगे चर्चा मुफ्तखोरी की राजनीति पर और आखिर में ममता दीदी की सियासी चाल से कराएंगे आपको रूबरू। लेकिन इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संजय राउत के बाद अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने भेजा समन। संजय राउत के बाद अब ईडी ने उनकी पत्नी वर्षा राउत के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने पत्राचार मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी समन भेज दिया है। हरिद्वार में फूटा कोरोना बम। जिला जेल में 70 कैदी मिले कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार जिला जेल में कोरोना ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाया है। जेल में कोरोना के 70 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यूएस कांग्रेस ने दी मंजूरी, नाटो में शामिल होंगे स्वीडन फिनलैंड। स्वीडन की नाटो में शामिल होने की कोशिश में तुर्की ब्लॉक कर रहा था, लेकिन अमेरिका के मनाने पर वो मान गया था। ऐसे में अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी इन दिनों देश की सदस्यता के लिए भी जरूरी थी। दिल्ली में विदेशी महिला में मिला मंकी पॉक्स। देश में मिल चुके हैं 9 मामले। भारत में मंकी पॉक्स के केस बढ़ रहे हैं। केरल में मंकी पॉक्स से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। रशिया दूल्हा और यूक्रेन की दुल्हन ने देवभूमि में लिए 7 फेरे। रूस और यूक्रेन के बीच भले ही आज नफरत की आग धधक रही हो, लेकिन एक बार फिर से जीत प्रेम की हुई है। हेडलाइंस के बाद हम बढ़ते हैं हमारी वायरल वीडियो की तरफ। कहने को तो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार शिक्षा के नाम पर कई योजनाएं चलाती है। स्कूल चलो अभियान, प्रौढ़ शिक्षा जैसे कई योजनाएं आज भी लागू हैं। लेकिन आज भी कई जगह स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को किस कदर मौत का सफर करना पड़ता है, इस तरफ किसी की भी नजर नहीं जाती। नगर ही क्या, देहात क्षेत्र में भी अवैध डग्गा मार वाहन छात्रों को मौत का सफर तय कराते हुए देखे जाते हैं। छात्र मौत का सफर करके अफसर बनने का सपना बसों के जाल पर लटक कर देख रहे हैं। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जिसकी वीडियो अब वायरल हो रही है। तो आइए पहले हम भी देख लेते हैं वायरल वीडियो। सर्वे करते हैं बेटा, अभी पुलिस में जाएगी, ऊपर जाएगी, साइड लगा दी थोड़ी उतारने। देखा जाए तो छात्र छात्राओं के परिवारजनों को भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सहज रहने की आवश्यकता है। और देहात क्षेत्रों में जो स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों का जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, उनके ऊपर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे देश का भविष्य हैं, उनकी जिंदगी खतरे में डालना किसी अपराध से कम नहीं है। इस पर प्रशासन को भी तुरंत पुख्ता कदम उठाने होंगे। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टीम इंडिया का शानदार सफर जारी है। पहले कई दिनों में देश कई मेडल जीत चुका है। इसमें सबसे खास पलों में से एक पल मंगलवार को आया, जब लॉन वॉल्स इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल मिला। वैसे तो देश का हर खिलाड़ी देश की शान है, लेकिन जिस तरह से देश की बेटियों ने विदेशों में जीत का तिरंगा फहराया, वो वाकई सीना चौड़ा कर देता है।
भारत की बेटियों ने खेल में अपना नाम रोशन करके देश का मान बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट और समझिए कि कैसे मेडल जीता हो या ना जीता हो, फिर भी कुछ बेटियां बन गई देश की शान। भारत की छोरियां कर रही हैं देश का नाम ऊंचा। बात उन छोरियों की जो खेल में छोड़ रही हैं अपनी छाप। बात उन छोरियों की जो दुनिया में कायम कर रही हैं इतिहास। जानिए कॉमनवेल्थ गेम्स की उन महिला खिलाड़ियों के बारे में जिनकी लगन बनी हमारी शान। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की बेटियां देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। खेल में कमाल करने का मतलब सिर्फ ये तो नहीं होता है कि आपने कितने मेडल जीते हैं, ये भी होता है कि आपकी परफॉर्मेंस पर कितनी तालियां बजी हैं। यहाँ आज हम आपको उन महिलाओं की बात बताने जा रहे हैं जिन्होंने खेल में अपनी छाप छोड़ी है और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। हमें पुरुष खिलाड़ियों पर गर्व तो है ही, साथ ही हमें महिला खिलाड़ियों पर भी नाज है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की, जिनकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर जीत का आगाज कर लिया। इसके साथ ही हरमनप्रीत ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। असल में हरमनप्रीत क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी T20 मैच में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली भारतीय कप्तान बन गई हैं। इस तरीके से उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर उन्हें पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा बात बिंदिया रानी देवी की भी करेंगे, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग की 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। बिंदिया रानी ने 202 किलो का भार उठाकर ये मेडल अपने नाम किया। बिंदिया रानी मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली है। वो एक गरीब परिवार से आते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक समय ऐसा था कि इनके पास ट्रेनिंग के लिए जूते तक नहीं थे, फिर भी उन्होंने कड़ी संघर्ष और कड़ी मेहनत के साथ अपनी राहें खुद बनाई और आज जिस राह पर वो हैं, आज सारे देश को उन पर गर्व है। इसके बाद नाम आता है अनाहत सिंह का, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सबसे युवा एथलीट माना गया है। अनाहत एक स्क्वैश प्लेयर है। वो मात्र 14 साल की है, लेकिन इनके हौसले काफी लंबे और काफी बुलंद हैं। जिस उम्र में अधिकतर लड़कियां लड़कपन में रहती हैं, उस उम्र में अनाहत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रिपोर्ट्स की माने तो विमेन सिंगल राउंड में अनाहत ने लगातार 3 गेम्स में अपनी बड़ी उम्र से जैडा रासो को हरा दिया। हालांकि इसके बाद के मैच में वो आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन ये दावा किया जा सकता है कि आने वाले समय में वो एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभरेंगी और भारत का नाम रोशन करती रहेंगी। इसके अलावा अगर महिला खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो हम मीराबाई चानू का चेहरा कैसे भूल सकते हैं। मीराबाई चानू का चेहरा ऐसा है कि आपकी आंखों में समा जाता है। उनकी मेहनत ऐसी है जो आपके अंदर जोश पैदा कर सकती है। आज वो हर किसी को कड़ी मेहनत करने और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। वैसे भी कॉमनवेल्थ गेम्स में ये रिकॉर्ड है कि वेट लिफ्टिंग में किसी महिला वेट लिफ्टर ने 88 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन महिला खिलाड़ियों को ये शोहरत यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक किया है, अपने जीवन में अनुशासन का पालन किया है। कोई गरीबी से लड़ा है तो कोई दुनिया वालों से, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाओं को खेल में आगे बढ़ाना कितना मुश्किल है। देखने में आता है कि कुछ लोग मेडल जीतने वाले की ही वाहवाही और हारने वाले को गाली देते हैं, जबकि कई बार खिलाड़ी हारकर भी दुनिया में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनकी मेहनत और संघर्ष की अपनी अपनी कहानी होती है। इसीलिए देखा जाए तो अब वक्त आ गया है कि जब हिंदुस्तान के हर परिवार वाले अपने बच्चियों को सो कॉल्ड सेफ करियर तलाशने की जगह उन्हें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। वैसे भी कहा जाता है कि बचपन में जैसा माहौल मिलता है, बच्चा उसी दिशा में आगे बढ़ता है। लोग अपने बच्चों के लिए सेफ करियर की तलाश करते हैं और मैदान में जब खिलाड़ी हारते हैं तो उन्हें अपशब्द कहते हैं। लेकिन इन महिला खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि अगर जज्बा दिल में हो तो हर हार को हराया जा सकता है और जीत की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जीत में आपको मेडल ही मिले, जीत में आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है। देखा जाए ये बेटियों का उन माँ बाप के लिए परफेक्ट उदाहरण बन रही हैं जो अपनी बेटियों को खेल से दूर रखना पसंद करते हैं,
क्योंकि उनको लगता है कि खेल में क्या ही उनका भविष्य संवरेगा। लेकिन ये आज का सच है कि जहां एक तरफ हर क्षेत्र में बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं, वहीं अब खेलों में भी बेटियां अपना लोहा मनवा रही हैं। भारत की नहीं बल्कि विदेशों की धरती में भी सफलता का नजारा दिखा रही हैं। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, जो देश का नाम और कमाया जाएगा, नाम और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भारत को आजाद हुए 75 साल होने को हैं, इसीलिए देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि हर देशवासी को अपने घर में तिरंगा फहराएं, साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर बदलकर तिरंगा लगा लें। पीएम मोदी की अपील के बाद करोड़ों लोगों ने अपनी डीपी बदल ली है। खुद पीएम मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदल ली है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने अपनी डीपी में पंडित नेहरू की तिरंगा के लिए तस्वीर लगाई है। लेकिन फिर भी इसी बीच राहुल गांधी ने एक गंभीर मुद्दा छेड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब देश भर में तिरंगा की डीपी लगाई जा रही है, तो ऐसे में आरएसएस ने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर आरएसएस अपने झंडे के आगे तिरंगे को सम्मान क्यों नहीं देता? जिससे एक बार फिर तिरंगे के संग आरएसएस के पुराने रिश्तों की बात सामने आई है। देखिए रिपोर्ट और समझिए कि क्या वाकई इस बार राहुल गांधी के आरोपों में है दम। देश में शुरू हुआ तिरंगे को लेकर बवाल। जो तिरंगा है देश की शान, उस पर सियासत चढ़ रही है परवान। भाजपा के हर घर तिरंगा को विफल करने में जुटा विपक्ष। राष्ट्रध्वज पर राहुल गांधी ने आरएसएस पर किया हमला। जानिए तिरंगे की सियासत के बीच तिरंगे और संघ का क्या है सच। हर घर तिरंगा मुहिम पर एक नया विवाद पैदा हो गया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधा था। राहुल ने लिखा था कि जिस तिरंगे के लिए हमारे देश के कई लोग शहीद हुए, उस तिरंगे को एक संगठन ने अपनाने से मना कर दिया। 52 सालों तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, लगातार तिरंगे को अपमानित किया और आज उसी संगठन से निकले हुए लोग तिरंगे का इतिहास बता रहे हैं, घर घर तिरंगा मुहिम की योजना बना रहे हैं। तो क्या वाकई राहुल के आरोपों में दम है? क्या सच में आरएसएस तिरंगा से दूरी बनाता है? आज हम आपको राहुल के आरोपों से लेकर आरएसएस के तिरंगा फहराने की कहानी बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि राहुल ने आरएसएस पर आरोप क्या लगाया है। राहुल ने सीधे शब्दों में कहा है कि 52 सालों से आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया है, लेकिन अब आखिर आरएसएस से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्रध्वज फहराने की बात कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि इस आरोप पर आरएसएस का क्या जवाब सामने आया है। आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया खातों पर तिरंगे की तस्वीर नहीं लगाने के लिए हो रही आलोचना का बुधवार को जवाब दिया था। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि ऐसी चीजों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस पहले ही हर घर तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों को समर्थन दे चुका है। संघ ने जुलाई में सरकारी और निजी निकायों और संघ से जुड़े संगठनों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लोगों और स्वयंसेवकों के पूर्ण समर्थन और भागीदारी की भी अपील की थी। आम्बेडकर ने किसी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि जो पार्टी ऐसे सवाल उठा रही है वो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों के बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि ये एक प्रक्रिया है, इसे हम देख लेने दीजिए। हम विचार कर रहे हैं कि इसे कैसे मनाया जाए। संघ पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपना समर्थन दे चुका है। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि आखिर आरएसएस और तिरंगा के बीच विवाद क्या है। दरअसल आरएसएस पर तिरंगा मन से नहीं अपनाने का आरोप लगता रहा है। आरएसएस संस्थापकों में से शामिल माधव सदाशिव गोलवलकर पर लिखी हुई पुस्तक गोलवलकर में उसके 98 पृष्ठ पर साफ लिखा हुआ है कि हमारी महान संस्कृति का परिपूर्ण परिचय देने वाला प्रतीक
स्वरूप हमारा भगवा ध्वज है, जो हमारे लिए परमेश्वर का रूप है। इसी परम वंदनीय ध्वज को हमने अपने गुरु स्थान में रखना उचित समझा है। ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंत में इसी ध्वज के समक्ष सारा राष्ट्र नतमस्तक होगा। इन्हीं बातों को लेकर विरोधी बीजेपी और आरएसएस अब तिरंगा विवाद को राजनीतिक रूप देने पर उतारू हो गई है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 2002 में नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में 52 साल बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया था। तिरंगा को लेकर गोलवरकर के दावे पर पटेल ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज को सभी को मानना होगा। अगर किसी को ये लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज का वैकल्पिक ध्वज होना चाहिए तो इसके लिए सही तर्क भी होना चाहिए, लेकिन वो झंडा खुला और संवैधानिक होना चाहिए। मई 1949 में तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव HVR अयंगर ने गोलवरकर को एक पत्र लिखा था कि राष्ट्र ध्वज को साफ साफ स्वीकार करना देश को ये बताने के लिए जरूरी होगा कि इसके लेकर संघ को कोई संदेह नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आरएसएस के सूत्रों की माने तो संघ ने 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को तिरंगा फहराया था। इसके बाद आरएसएस ने तिरंगा सीधे 2002 में फहराया था। संघ के जानकार राकेश सिन्हा तिरंगा को लेकर राजनीति करने पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तिरंगा हमारी विरासत है, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल बीजेपी हर घर तिरंगे के अभियान को आगे बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष हर तरीके से उस पर वार करना चाहता है। अब देखना ये होगा कि हर घर तिरंगे का अभियान बीजेपी का कितनी हद तक सफल हो पाता है। यानी कि देखा जाए तो आजादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया है, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो बड़ी बेतुकी सी बात लग रही है। एक तरफ जहां पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को कश्मीर राज्य के झंडे की चिंता हो रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले वर्ग के लोगों को इतने कम समय में करोड़ों राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता को लेकर चिंता सता रही है। लेकिन देखा जाए तो सच ये है कि उनकी चिंता की असली वजह हर घर तिरंगा अभियान से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकने वाला सियासी लाभ है। इसीलिए तिरंगे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस सब आरोपों के बीच कैसे इस अभियान को सफल बनाएगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश के जिन राज्यों में इस बीच चुनाव हुए, उनमें देखा जाए तो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभावने वाले सपने दिखाकर उनसे कभी फ्री में बिजली देने का वायदा किया तो कभी फ्री में राशन। लेकिन इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है और केंद्र सरकार ने इसको एक गंभीर मुद्दा बनाते हुए इस कल्चर को खत्म करने पर विचार करने को कहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में हो रही मुफ्त की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुफ्त की संस्कृति वाली राजनीति एक गंभीर समस्या। वोट के लिए बाटी रेवड़ी तो हो जाएंगे श्रीलंका से भी बुरे हालात। देश में चुनावों के समय राजनीतिक दलों की ओर से जनता को लुभाने और उनके वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में मुफ्त की घातक राजनीति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट चुनावी वादों में मुफ्तखोरी पर अब सुनवाई कर रहा है। यूं तो राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्तखोरी की चाल चलना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता चला आया है, लेकिन अब ये अपने चरम पर है। ऐसे तो बहुत से लोगों को बहुत कुछ मुफ्त में चाहिए होता है, लेकिन क्या वो वाकई में मुफ्त होता है? तो हम कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम अगर कोई चीज मुफ्त में पा भी लेते हैं तो उसकी कीमत किसी रूप में हमें चुकानी पड़ती है। फिलहाल देश की सियासत में इन दिनों ऐसा ही चल रहा है। चुनाव आते हैं और जनता को आकर्षित करने के लिए नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और मुफ्त में कई सुविधाएं देने की बात कहते हैं। सत्ता जब झूठे वादों से हासिल होती नहीं दिखती तो राजनीतिक दलों ने अब मुफ्त चीजें देने का काम शुरू कर दिया है। नतीजे देखे जाएं तो इसका कोई राजनीतिक दलों को फायदा भी नहीं मिलने लगा है, तो सत्ता हथियाने का ये एक नया शॉर्टकट बनता जा रहा है। राजनीतिक दलों के द्वारा लोगों के बीच मुफ्त में दी जाने वाली चीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है, इस पर राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और सरकार ध्यान दे और इस बात पर विचार करे और इस कल्चर को कैसे खत्म किया जाए ये भी सोचे। आपको बता दें कि चुनाव में मुफ्त की घोषणा करने के वादों के खिलाफ अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और याचिकाकर्ता के वकील ने मुफ्त में चीजें देने की राजनीतिक कारण कैसे राज्य और देश की जनता पर बोझ बढ़ रहा है, इस पर चर्चा की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीति आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई, विधि आयोग और चुनाव आयोग से इसके बारे में राय पेश करने को कहा। आपको याद होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुफ्त में रेवड़ी बांटने वाली राजनीति पर सवाल उठाते हुए विपक्ष पर तंज कसा था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुफ्त में बांटने वाली राजनीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। उन्होंने कहा कि मुफ्त में आसपास के लोगों की मानसिकता में बदलाव होता है, इससे देश आर्थिक नुकसान की ओर बढ़ता है। इसके बाद सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से कहा कि वो इस मुद्दे पर ध्यान दें। ये गंभीर मुद्दा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इस जनहित याचिका पर अब 11 अगस्त को सुनवाई होगी, लेकिन मुफ्त की राजनीति करने वाले इन राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति इससे काफी खराब होगी और हाल में ही हमने श्रीलंका की स्थिति ऐसी ही देखी है। वैसे हम आपको बता दें कि हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 राज्य भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। इसमें पंजाब तो ऐसा राज्य है जो ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेता है। इन राज्यों में पंजाब पर अपनी डीजीपी का 53% कर्ज है, जबकि राजस्थान पर 39.5%, केरल पर 37%, बिहार में 38.5%, झारखंड में 33%, एमपी में 31%, यूपी में 32%, पश्चिम बंगाल में 34.5% और आंध्र प्रदेश में 35% कर्ज है। इन राज्यों की माली हालत ठीक नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाई है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की कोशिश करने के लिए कहा है। समय रहते अगर इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं है जब देश में बढ़ती महंगाई के बाद जनता छोटी छोटी मूलभूत जरूरी आवश्यकताओं से वंचित हो जाएगी और हाल और बिगड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की राजनीति करने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुफ्त उपहार का वायदा करने वाली राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने की बात कही है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले की जांच करने को कहा था, ताकि मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मुफ्त के वायदों को कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल देश में बढ़ती महंगाई एक सबसे प्रमुख समस्या है। जनता बढ़ रही है, महंगाई से परेशान है और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। समय रहते इसको समझकर इसका रास्ता निकालने की जरूरत अब आ पड़ी है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को देर रात कैबिनेट के 4 मंत्रियों को हटा दिया। इनमें परेश अधिकारी, सोमेन महापात्रा, हिमायू कबीर और रत्ना डे नाग शामिल हैं। परेश अधिकारी शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में ईडी के रडार पर हैं। पार्थ चटर्जी की बर्खास्तगी यानी कि हटाने के बाद परेश को हटाने की मांग लगातार उठ रही थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद ममता ने 28 जुलाई को पार्थ चटर्जी को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट में आपको ये जानने को भी मिलेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। ममता बनर्जी ने कैबिनेट में किया बड़ा फेरबदल। भाजपा छोड़कर आए बाबुल तो ममता ने बनाया मंत्री। जानिए मिथुन चक्रवर्ती के किस बयान पर ममता को करना पड़ा कैबिनेट विस्तार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिरकार अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में विस्तार कर दिया है। ममता सरकार में रहे पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी इस समय शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में जेल में हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने मंत्री परेश अधिकारी समेत 2 अन्य मंत्रियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में हुए बड़े फेरबदल में जहां 4 मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने विभाग भी बदल दिए हैं।
इसके साथ ही ममता ने कई मंत्रियों की पावर को कम करते हुए उनसे अहम विभाग छीनकर दूसरे को देकर उनका कद बढ़ा दिया है। राज्य सरकार की ओर से मंत्रियों के विभाग को लेकर बुधवार देर शाम को जारी अधिसूचना में मंत्रियों में विभाग बदल दिए गए हैं। इसमें पहले कई मंत्रियों के पास 2 विभाग थे, लेकिन अब जब ममता बनर्जी ने कैबिनेट विस्तार किया है तो उसमें केवल एक ही विभाग दिया है। इसमें वरिष्ठ मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम से परिवहन और आवास विभाग वापस लेकर किसी दूसरे विभाग को दे दिया गया है। हकीम के पास अब केवल शहरी विकास और नगरपालिका विभाग रह गया है। ममता बनर्जी के इस कैबिनेट विस्तार के तार मिथुन चक्रवर्ती के उस बयान से जोड़कर देखे जा रहे हैं जब मिथुन ने कुछ दिन पहले ही ये कहकर ममता की टेंशन बढ़ा दी थी कि उनके कई विधायक सीधे उनके संपर्क में हैं और वो ममता बनर्जी के कार्यों से खुश नहीं है। इसके अलावा ईडी की रडार पर आए सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को लेकर भी ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई थी। पार्थ के ऊपर शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप लगा है और वो ईडी की रडार पर आने के बाद इस समय जेल में है, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसे किसी भी दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देने की बात कही और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले उन्होंने ये कहा था कि राज्य में जिलों की संख्या 23 से बढ़ाकर 30 हो गई है। इससे काम का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा था कि हमने मंत्री सुब्रत मुखर्जी और साधना पांडे को खो दिया है। पार्थ जेल में है, इसीलिए उनका सारा काम करना मेरे लिए अकेले संभालना संभव नहीं है। ममता बनर्जी के इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो की हो रही है, जिन्होंने पिछले साल भाजपा से इस्तीफा देकर टीएमसी में अपनी जगह बनाई थी। राज्य में टीएमसी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आते ही बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थाम लिया था। वहीं अब जब बाबुल सुप्रियो को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है तो उन्होंने इसके तुरंत बाद केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने बंगाल के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। बीजेपी ने पिछले 8 सालों में से किसी बंगाली को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि आज दीदी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैंने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया है। राजनीति में मेरी दूसरी पारी पहली पारी से ज्यादा रोशन होगी। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो को ममता कैबिनेट में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि देखा जाए तो ममता बनर्जी बाबुल सुप्रियो को अहम विभाग की जिम्मेदारी देकर ये संदेश देना चाहती हैं कि बीजेपी से टीएमसी में आने वाले चेहरे को उसकी योग्यता के अनुसार जगह मिलेगी। ममता बाबुल के चेहरे का इस्तेमाल पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी करेंगी। ममता बनर्जी ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रीमो को इनाम देकर उन्हें कैबिनेट मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बाबुल को जिन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, इससे पहले तक ये विभाग जेल में बंद ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के पास थे। इसीलिए माना जा रहा है कि टीएमसी में शामिल होकर बाबुल ने अपना कद पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि बाबुल सुप्रीम केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। तो ये तो थी खबरें अब तक की आज की कुछ खास खबरें, लेकिन एक और बात आपको हम साफ कर देना चाहते हैं आज कि भारत जैसे देश में जनता का भोलापन लोकतांत्रिक देश की एक बड़ी खूबी है। जनता खुद इस बात को बखूबी जानती और समझती है कि समय समय पर दलों द्वारा इससे लुभावने वायदे दिए जाते हैं, धोखा दिया जाता है। बावजूद इसके इसमें भी कोई शक नहीं कि जनता नेता और दलों पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। स्थिति नियंत्रित रहे, जनता बेकाबू होकर बगावत पर न उतरे, इसीलिए कुछ एक मौकों पर दलों द्वारा संसद में जनता से जुड़े मुद्दे उठा लिए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कि पब्लिक को इसका सीधा फायदा नहीं मिलता और कई बार ऐसा होता है कि नौबत हंसी ठिठोली तक आ जाती है। असल में अभी बीते दिनों की राज्यसभा में महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जमकर बहसबाजी हुई, मगर जैसा रवैया हमारे विपक्षी नेताओं का संसद में रहा, साफ महसूस होता है कि उन्हें जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है और इसके लिए महंगाई का मुद्दा, उस पर चर्चा और परिचर्चा बस मनोरंजन का माध्यम है। महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप गंभीर हैं और बात वजनदार लगे, इसके लिए जो कुछ भी कांग्रेस सांसद ने किया वो फर्जीवाड़े की हद है। रजनी पाटिल गले में सब्जियों की माला डाले हुए नजर आईं। उनका कहना था कि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में आम व्यक्ति अपने घर पर
कैसे चलाएगा, अपने घर पर भोजन कैसे बनाएगा। रजनी की इस हरकत के बाद सब भौचक्के हैं कि ऐसा करने की आवश्यकता क्या थी। हमें यह समझना होगा कि सरकार को जवाब देने के लिए देश को एक मजबूत विपक्ष की दरकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपनी बात रखने के लिए हमारे सांसद उन गतिविधियों पर उतर आएं जिन्हें सभ्य समाज की नौटंकी से ज्यादा और कुछ नहीं समझा जाता। जैसा विपक्ष का हाल है संसद में, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि महंगाई को लेकर चर्चा कम और हंसी ठिठोली ज्यादा हो रही हैं और देश मजबूर होकर इस मूर्खता का गवाह बन रहा है। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी पवन शर्मा को दे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।